कभी सोचा है कि कुछ लोग आखिर हमेशा दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही विवादास्पद किताब है, शक्ति के 48 नियम, जो इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। ये किताब पावर के नेचर को बिल्कुल बेबाक तरीके से देखती है। तो चलिए इसके कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं नैतिक रूप से न्यूट्रल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते। तो इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, ग्रीन कहते हैं कि पावर एक सामाजिक खेल है, एक ऐसा खेल जिसे हर कोई खेल रहा है, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। और ये खेल असलियत का नहीं, दिखावे का है। मतलब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि लोग आपको कैसा देखते हैं, ना कि इस पर कि आप असल में क्या। चलिए पहले बड़े विषय पर आते हैं। ये किताब रिश्तों को पावर के चश्मे से कैसे देखती है, ये जानना ना वाकई में चौंकाने वाला है। ये दोस्तों, मालिकों, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ हमारे व्यवहार को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। पहला नियम ही एक सीधी सीधी चेतावनी है। अपनी काबिलियत से अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को कभी भी इनसिक्योर महसूस मत कराइए। अगर उनकी चमक फीकी पड़ी तो समझिए अपने लिए खतरा मोल ले लिया। इसका एक क्लासिक उदाहरण है गैलीलियो। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी खोज का क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि अपने मालिक यानी मेडिसी परिवार को दे दिया। उन्होंने अपनी खोज को मेडिसी परिवार के प्रतीक से जोड़कर उन्हें और भी महान बना दिया। नतीजा, गैलीलियो को संरक्षण मिला और उनके मालिक की शान बढ़ी। अब ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये किताब दोस्ती को लेकर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सलाह देती है। तर्क ये है कि पावर के मामले में काबिलियत और स्किल दोस्ती की भावनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि एक दोस्त आपसे जल सकता है, लेकिन एक काबिल अजनबी सिर्फ अपने काम से काम रखेगा। अच्छा, अब बात करते हैं धोखे की कला की। ये इस किताब का एक और बड़ा और थोड़ा डार्क हिस्सा है। ये बताता है कि कैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए लोग धोखे का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी कभी बहुत क्रूर भी हो सकता है। इस कला को समझने के लिए मशहूर धोखेबाज विक्टर लस्टिग की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। हुआ ये कि एक शेरिफ ने उसे नकली पैसे बनाने वाली मशीन के साथ पकड़ लिया। तो लस्टिग ने क्या किया? उसने ना सिर्फ पैसे लौटाने का वादा किया, बल्कि उसे नकली नोटों का ही एक बंडल थमा दिया। और नतीजा, बेचारा शेरिफ खुद ही नकली नोट चलाने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया और लस्टिग वो साफ बच निकला। सोचिए जरा, इसके पीछे की साइकोलॉजी कितनी दिलचस्प है। लस्टिग ने ईमानदारी का नाटक करके शेरिफ का भरोसा जीत लिया। ये एक तरह का धुएं का पर्दा था जिसने उसके असली इरादों को छुपा लिया। और जो इंसान बहुत ज्यादा सतर्क होता है ना, वो एक बार भरोसा कर ले तो पूरी तरह अंधा हो जाता है। यहाँ एक और नियम है जो सुनने में बड़ा उल्टा लगता है। किताब कहती है कि भोला या बेवकूफ दिखने का नाटक करना धोखे का एक बहुत ही पावरफुल हथियार हो सकता है, क्योंकि जब लोग किसी को कम आंकते हैं ना, तो वो लापरवाह हो जाते हैं। इसका एक जबरदस्त किस्सा है, द ग्रेट डायमंड माइन होक्स। दो धोखेबाजों ने सीधे साधे गांव वाले होने का ऐसा नाटक किया कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये लोग इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। और इसी भोलेपन के चक्कर में दुनिया के बड़े बड़े अमीर और समझदार लोग भी एक बेकार जमीन में पैसा लगा के फंस गए। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, दिखावा और अटेंशन, यानी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसे कंट्रोल करना। किताब के हिसाब से पावर को बनाए रखने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। इस खेल के एक माहिर खिलाड़ी थे फ्रांस के राजा लुई 14वें। जब भी उनके मंत्री उनसे कोई सलाह मांगते तो वो बस एक लाइन कहते, मैं देखूंगा। बस उनकी ये चुप्पी और ये रहस्य उनके पूरे दरबार को डरा कर और उन पर निर्भर रखती थी। उनकी ये गिने चुने शब्द ही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स बन गए थे। लेकिन एक और तरीका है जो इससे बिल्कुल उल्टा है। ये है मशहूर शोमैन पीटी बर्नम का तरीका। उनका सीधा सा मानना था कि अटेंशन कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी चीज है नजरअंदाज किया जाना। और बर्नम मतलब स्पॉटलाइट में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सोचिए, वो अपने सबसे बड़े आलोचकों को शो में बुलाकर सबसे आगे की सीट देते थे। यहाँ तक कि अखबारों में बने रहने के लिए अपने ही शो के खिलाफ खुद गुमनाम होकर बुरा भला लिखते थे। उनके लिए तो कोई भी पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी। तो इन सब कहानियों और नियमों का निचोड़ क्या है? ये किताब आखिर पावर के बारे में हमें क्या फलसफा सिखाना चाहती है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब कहती है कि पावर एक खेल है,
एक स्ट्रेटेजिक खेल जिसे खेलने के लिए इंसानी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। इसमें भावनाओं पर काबू रखना होता है और दिखावे में माहिर होना पड़ता है। ये असलियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर है कि चीजें दिखती कैसी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नियमों को कैसे देखा जाए? क्या ये उन लोगों के लिए एक गाइडबुक है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ये दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से अनजान लोगों के लिए एक चेतावनी है? और आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल छोड़ जाता है। इन सब नियमों को जानने के बाद जब हम अपने आसपास पावर के इस खेल को चलते हुए देखते हैं तो हम खुद को उसमें कहाँ पाते हैं?